नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 11 अप्रैल 2019 और आज मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा वो आपको डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वहीं मैं ये भी कहूंगा कि परिंदा कहता है अपने पंखों को खोलकर, परिंदा कहता है अपने पंखों को खोलकर, अभी तो पूरी उड़ान बाकी है, अभी तो एक मुट्ठी जमीन ही ली है, अभी पूरा तो आसमान बाकी है। लहरों को शांत समझकर ये मत सोचना कि उसमें रवानी नहीं है, लहरों को शांत समझकर ये मत सोचना कि उसमें रवानी नहीं है। समुद्र में जितनी गहराई है उतना ही उसके ऊपर तूफान बाकी है। सो बात की एक बात यह है कि यदि मानव ये ठान ले कि मुझे सफलताएं हासिल करनी है तो जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो उसे सफलताएं नहीं दिलाता है। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप नियमित रूप से तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सफलताएं हासिल करें। तो चलते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने पूछा था, पिछले वाले वीडियो में, कि राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2019 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2019 का जो आयोजन है ये लखनऊ में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में। और ये जो है ये 5 अप्रैल को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय हृदय रोग सम्मेलन 2019 का उन्होंने क्या किया? उद्घाटन किया। और ये करीब 7 दिवसीय क्या है सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये जो सम्मेलन है इसमें 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये 5 से 8 के बीच आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में यूरोप, अमेरिका, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। एक तो ये ध्यान में रखना कि ये लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। और ये जो सम्मेलन है ये 3 दिवसीय सम्मेलन मतलब 5, 6 और 7 अप्रैल को ये आयोजित किया गया। और इसमें यूरोप, अमेरिका, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों ने क्या लिया? हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में हृदय रोग तथा नवीनतम टेक्नोलॉजी पर विचार विमर्श किया गया और पहली बार इसका आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया और लगभग सभी का आंसर सही भी था। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह आपके विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी जो दिवस है ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और 10 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो होम्योपैथी के संस्थापक थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानमैन, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये आपके हैं डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानमैन जो है, इनके याद में इसे मनाया जाता है। और इनके जो जन्म की वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में इसे मनाते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर जो हमारे भारत का केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद है उसने 9 से 10 अप्रैल को 2 दिवसीय सम्मेलन भी आयोजित किया है। दूसरी बात यह है कि केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और केंद्रीय आयुष मंत्रालय जो है ये दोनों एक स्वायत्तशासी संस्थान है और इन दोनों ने मिलकर इसका क्या किया? आयोजन किया। और होम्योपैथिक के बारे में मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथिक एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। इसे 1796 में सैमुअल हानमैन ने शुरू किया था। यह पद्धति समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर? समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है। इस चिकित्सा पद्धति के अनुसार दवाएं उन रोगों से मिलते जुलते रोगों को दूर कर सकती हैं जिन्हें वे उत्पन्न करती हैं। मतलब वही दवाएं दी जाती है कि जो रोग उत्पन्न करने वाली दवाएं वो दी जाती हैं और वही उन रोगों को क्या करती हैं? दूर करती हैं। अब बात आई क्रिश्चियन फ्रेडरिक की। तो क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानमैन जो है ये एक जर्मन फिजिशियन थे और इन्होंने होम्योपैथिक का क्या किया? विकास किया। इनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी के ड्रेसडेन में हुआ। कहाँ हुआ? जर्मनी के ड्रेसडेन में हुआ। और ड्रेसडेन के निकट एक शहर था सैक्सेनी, वहां पर इनका जन्म हुआ। 1843 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी, यानी इनका निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके हाल ही में किन देशों के मध्य या अफ्रीकन लायन 2019 सैन्य युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो अफ्रीकन लायन 2019 सैन्य युद्धाभ्यास जो है ये यूएसए व मोरक्को देश के मध्य आयोजित किया गया है। किसके मध्य? यूएसए व मोरक्को के मध्य आयोजित किया गया है। मोरक्को जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख देश है और जिसकी राजधानी आपके क्या है? रबात है। और ये 16 मार्च से 7 अप्रैल 2019 तक चला। कब तक चला? 7 अप्रैल 2019 तक चला। इस अभ्यास का आयोजन अगादिर
तिफनी, तांतान, टाटा, बेन गुइरिन नामक क्षेत्रों में किया गया। और ये सारे क्षेत्र जो हैं वो मोरक्को में स्थित हैं और इसका उद्देश्य क्या है कि आतंकवाद का क्या करना, मुकाबला करना। अब बात आई मोरक्को की, तो मोरक्को उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में एक देश है और ये 7 अप्रैल 1956 को बना। कब बना? 7 अप्रैल 1956 को बना। इसकी मुद्रा जो है वो मोरक्कन दिरहम है और इसकी राजधानी क्या है? रबात है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पश्चिम में अटलांटिक महासागर जो है उसके तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है और इसके ऊपरी क्षेत्र में जो है उत्तरी भाग में आपके भूमध्य सागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपके सिडनी ब्रेनर कौन थे? तो सिडनी ब्रेनर जो हैं ये बहुत बड़े आपके वैज्ञानिक रहे हैं, बायोलॉजिस्ट रहे हैं और हाल ही में ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इनका जो निधन हो चुका है और ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? दक्षिण अफ्रीका के। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, सिडनी ब्रेनर है, दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं, बायोलॉजिस्ट है और 5 अप्रैल 2019 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। और 2002 में इन्हें औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। किसको? सिडनी ब्रेनर को। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह आपके इसाक हाईहाल का संबंध किस खेल से है? तो इसाक हाईहाल का जो संबंध है वो आपके फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। और ये फुटबॉल के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं और 73 वर्ष की आयु में इन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल मैच भी खेला, इसलिए चर्चा में है और इजराइल के रहने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने इजरायली टीम इरानी और यहूदा के लिए गोलकीपर के रूप में, मतलब गोलकीपर जैसे खेल के सदस्य बनकर इन्होंने 5 अप्रैल 2019 को 73 वर्ष की आयु में क्या किया है? गेम खेला है और ये इजराइल के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह आपके विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2019-2020 की विकास दर कितने रहने का अनुमान है? तो 2019 से 2020 की जो विकास दर है वो आपके 7.5% रहने का क्या है? अनुमान है। ये माना जा रहा है अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि जीडीपी जो है 2019 और 2020 की कितनी रहेगी? 7.5। इसका मुख्य कारण है मजबूत निवेश, निर्यात में बेहतर प्रदर्शन तथा मजबूत उपभोग है। 2018 और 19 में हमारे देश की जो विकास दर है वो 7.2% रही। भारत की जीडीपी विकास दर के अनुमान को 7.6% से कम करके कितना किया था? 7.2 किया था, लेकिन अब जो है वो 7.5% रहने की पूरी क्या है? संभावना। और ये जो आंकड़े हैं ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किए गए। किसके द्वारा जारी किए गए? विश्व बैंक के द्वारा जारी किए गए। और विश्व बैंक की बात आई तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है और विश्व बैंक की स्थापना हुई जुलाई 1945 में। इस बात को आप ध्यान में रखना, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना जुलाई 1945 में हुई और इसके जो सदस्य देश हैं वो 189 हैं। और इसका जो ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य, वो है निर्धनता मुक्त विश्व के लिए क्या करना? कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह आपके विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में प्रेषण राशि किस देश को प्राप्त हुई है? तो वर्ष 2018 में सबसे ज्यादा जो प्रेषण राशि है वो भारत को प्राप्त हुई है। किसको प्राप्त हुई है? भारत को। और भारत को 79 अरब डॉलर प्रेषण राशि प्राप्त हुई है। अब दिमाग में ये आता है कि ये प्रेषण राशि क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ रेमिटेंस? तो रेमिटेंस या प्रेषण राशि जो है वो होती है कि विदेश में काम करने वाले व्यक्ति जब अपने देश में परिवार को कोई धनराशि भेजते हैं तो वह धनराशि जो है निर्धनता उन्मूलन में काम में ली जाती है, उसको प्रेषण राशि कहा जाता है। और वो जो वहां की मुद्रा है उसको परिवर्तित करके स्थानीय मुद्रा में उनके परिवारों को राशि उपलब्ध करवाई जाती है, जबकि उस राशि को विदेशी मुद्रा भंडार में जमा कर लिया जाता है। वर्तमान में भारत जो है इस व्यवस्था में पहले स्थान पर है क्योंकि सबसे ज्यादा जो भारतीय हैं वो पैसा भेजते हैं। दूसरे नंबर पर चीन है, चीन के लोग 67 अरब डॉलर प्रतिवर्ष भेजते हैं। तीसरे नंबर पर मैक्सिको है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, तो वो 36 अरब डॉलर प्रतिवर्ष भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह आपके मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है?
तो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास जो है ये हाल ही में भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया गया है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, इधर जो है वो भारत के सैनिक हैं और ये श्रीलंका के अधिकारी हैं, और भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया गया और ये 26 मार्च से 8 अप्रैल के मध्य में आयोजित किया गया। इसका आयोजन श्रीलंका के दिया तलावा में हुआ। श्रीलंका के कहाँ हुआ? दिया तलावा में, इसे आप याद रखना। और इसका उद्देश्य क्या है कि भारत और श्रीलंका के बीच सैनिक कूटनीति के हिस्से के रूप में प्रतिवर्ष को क्या करना, तैयार करना। भारत की ओर से बिहार रेजिमेंट जो है उसके 120 सैनिक इस युद्ध अभ्यास में क्या हुए, सम्मिलित हुए। और सैन्य संबंधों को मजबूत करना भी इस युद्ध अभ्यास का क्या रहा है, उद्देश्य रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह आपके इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड का संबंध किस देश से है? तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी जो गार्ड है उसका संबंध ईरान से है, और ये हाल ही में इसलिए चर्चा में है क्योंकि अमेरिका ने इसे आतंकवादी, विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब बात आई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की बात आई, तो इसकी स्थापना जो है वो आपके 22 अप्रैल 1979 को की गई थी। कब की गई थी? 22 अप्रैल 1979 को। और इसकी स्थापना का श्रेय अयातुल्ला खोमेनी को जाता है क्योंकि उनके आदेश पर इसका गठन किया गया था। ईरान के संविधान के अनुसार यह जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है ये विदेशी हस्तक्षेप के लिए इस्लामिक प्रणाली की क्या करता है, सुरक्षा करता है। और वर्तमान में यूएसए और ईरान के संबंध बड़े जो है खराब स्थिति में है, इसलिए अमेरिका ने इसे विदेशी आतंकवादी संगठन क्या कर दिया है, घोषित कर दिया है। बात आई ईरान की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान, और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो आपके रूहानी है। कौन है? रूहानी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह आपके डीआरडीओ के द्वारा कौन सी तोप सेना को सौंपी है? तो हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा जो है सेना को धनुष हॉवित्जर जो तोप है ये सौंपी गई है। धनुष हॉवित्जर जो तोप है ये आपके इंडियन मार्का के अंतर्गत बनाई गई है, स्वदेशी है, और इसे हाल ही में भारतीय सेना में सम्मिलित किया गया है। और ये बहुत हल्की तोप है जिसको भारतीय सेना में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। धनुष का जो आकार है वो 155 मिमी से 45 मिमी है, और ये एक आर्टिलरी गन है। आर्टिलरी क्या है? गन तोप है, और इसे भारतीय सेना की आवश्यकताओं के आधार पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? कोलकाता के द्वारा बनाया गया है। जबकि इसके कुछ जो पार्ट हैं वो जबलपुर स्थित गन कैरिज फैक्ट्री के द्वारा निर्मित किए गए हैं। और यह स्वीडिश 155 mm बोफोर्स हॉवित्जर का उन्नत संस्करण है जिसे भारत ने 1980 के दशक के मध्य में प्राप्त किया था, इसलिए इसे देसी बोफोर्स भी कहा जाता है। धनुष हॉवित्जर को क्या कहते हैं? देसी बोफोर्स कहते हैं। इसको आप जरूर ध्यान में रखना। और ये 40 किलोमीटर की प्रहार सीमा रखती है, मतलब 40 किलोमीटर तक ये क्या कर सकती है, वार कर सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह आपके राजस्थान उच्च न्यायालय के नया न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय का जो नया न्यायाधीश है वो एस रविंद्र भट्ट को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? एस रविंद्र भट्ट को। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं ये एस रविंद्र भट्ट हैं, और ये दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, और इनको हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। क्योंकि राजस्थान के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है प्रदीप नांद्रजोग, उनको अब बॉम्बे उच्च न्यायालय का उच्च मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है, तो ये पद खाली हो गया था, उनकी जगह एस रविंद्र भट्ट को बनाया गया है। और बार के वीडियो की तरह इस बार के वीडियो का भी जो आपके प्रश्न है वह आपके राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के मौजूदा चेयरपर्सन कौन है? इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है। गरविंद मुगुरुजा, आदर्श कुमार गोयल, राजीव गोबा और रजनीश कुमार। कल के प्रश्न का जो आंसर जिन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा था वो है निर्मला चौधरी, भाविका कुमावत, इसके अलावा दिनेश कुमार ढाका, और दिनेश कुमार ढाका के अलावा आपके अशोक खर्रा के अलावा सुरेश सिंह नेहरा, विनोद नागा, इन लोगों ने इन प्रश्नों के क्या दिए? आंसर दिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से आंसर देते रहें, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जिससे हमारा भी विश्वास बढ़े।